एसी सर्किट कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ, कल जो ऑनलाइन क्लास हुई थी तुम थे नहीं? हाँ, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रेसिस्टर। यहाँ पर जो शुरुआत में मैं नोट कर रहा हूँ वो तो वही है जो हमने कल करा था। एक तो डायग्राम बना रहा हूँ इसका, और इसमें एक चीज समझाऊंगा। तो ये सिंबल होता है एसी, एसी वोल्टेज सोर्स का, एसी बैटरी का। तो E इज इक्वल टू, हाँ क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो ऐसे होता है। ये ऐसे है कि जैसे छोटी सी हमने एक साइन वेव बना दी हो। ये R है। तो यहाँ हमने ये देखा था कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया था। तो जितना एंगल इसका है उतना ही एंगल इसका है। तो जब दोनों के एंगल सेम होते हैं ना, वोल्टेज के भी और करंट के भी, ईएमएफ के भी और करंट के भी, तो हम ये बोलते हैं कि हमारा ईएमएफ और करंट, दे बोथ आर इन फेज। दे बोथ आर इन फेज, दोनों के दोनों सेम फेज में हैं। जब दोनों सेम फेज में हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में एंगल का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी ओमेगा टी है और ये भी ओमेगा टी है। ओमेगा टी को तो हम एंगल बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो इसका आप फेजर डायग्राम बनाइएगा। और फेजर डायग्राम में मेरे को सर्कल बनाकर बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले तो एक ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सेस पर ई बोल दीजिए और आई बोल दीजिए। मैं वाई एक्सेस पर ही वोल्टेज भी और करंट भी दोनों मैं यहीं पर शो करने वाला हूँ। और जो हमारा एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस पर हमारा ओमेगा टी, क्योंकि मैं यहाँ पर एंगल्स मेंशन करूंगा। तो अगर मैं ई दिखाता हूँ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई को हम दिखाएंगे बोल्ड लाइन से, ऐसे। इस तरह से एक वेव फॉर्म पूरी कंप्लीट बनाकर दिखा दीजिए। यहां पर हम लिख देंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, पीक वैल्यू, इस पीक वैल्यू को ही तो हम ई नॉट बोलते हैं। और जहां पर ये मिनिमम वैल्यू आती है, इसको हम बोल देते हैं माइनस ई नॉट, माइनस ई नॉट। अब एक चीज और याद रखनी है, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आया था? क्योंकि मैंने ये बताया था कि यहाँ पर आई इज इक्वल टू इस तरह से आया था, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये जो ई नॉट अपॉन आर है, ये क्या किसके इक्वल है? आई नॉट के इक्वल है। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, ये वाली चीज हमने कल कर ली थी। यहां तक हम कल कर चुके थे। अब यहां से अगर मैं ई नॉट निकालूंगा तो ई नॉट कितना आएगा? आई नॉट इंटू आर। आई नॉट में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ई नॉट आ रहा है। इसका मतलब ई नॉट जो है, जो हमारा ईएमएफ है, वो करंट से ज्यादा ही वैल्यू होगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो पीक वैल्यू है करंट की, वो ईएमएफ से तो कम ही रहने वाली है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ये वैल्यू थोड़ा ये डॉटेड वेव फॉर्म बना रहा हूँ ऐसे। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है? इसको हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है? किसी का जवाब नहीं आया उधर से? यस सर। यस सर। वंशिका, सचिका, प्रिशा, मिलन, बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए
आगे चलता हूं मैं। यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये तो वैल्यू है एंगल कितना, 0। यहाँ पर एंगल को हम क्या बोल देते हैं, हाँ π/2। एंगल को हम क्या बोल देते हैं, फेज भी बोल देते हैं, फेज, PH ऐसी फेज। यहाँ पर क्या है π/2, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 3π/2, और यहाँ पर है 2π। और ये जो पूरा टाइम लगता है इसको यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है कैपिटल T, विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव। ठीक है जी। इसके बाद ये है हमारा ग्राफ ऑफ E एंड I। सर ये वाला ग्राफ बनाना है? हाँ जी बिल्कुल। फिगर ए, ग्राफ ऑफ E एंड I वर्सेस ओमेगा टी। ग्राफ ऑफ E एंड I, E है EMF और I है करंट, वर्सेस ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद ये तो ग्राफ है, ये तो ग्राफ है, फेजर डायग्राम बना रहा हूं अभी। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम फेजर डायग्राम E एंड I। E हो गया EMF, I हो गया करंट। फेजर डायग्राम में हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखाओ और पॉजिटिव वाई एक्सिस दिखाओ, कितना। और फिर हम ये कहेंगे कि अगर हमारा अगर ये वाली लाइन हमारी E की है ना, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जो EMF है, EMF एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है ओमेगा टी। तो जो करंट है, करंट भी एंगल कितना बना रहा है, करंट भी एंगल ओमेगा टी ही बना रहा है, करंट भी एंगल ओमेगा टी ही बना रहा है। तो और करंट की वैल्यू ईएमएफ से थोड़ी कम होती है, ये हमने यहाँ पर देख ही लिया, ईएमएफ बड़ी वैल्यू होती है और करंट छोटी वैल्यू होती है। तो इधर हम मेंशन करेंगे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो फेजर डायग्राम में हमने बस इतना ही शो करना है, हमें कोई सर्कल बनाकर नहीं दिखाना। हम जानते हैं कि इसको मैं सर्कल भी बनाकर दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतने में दिखा रहा हूँ कि अगर हमारा ईएमएफ इतना है तो करंट भी इतना है, दोनों के दोनों का सेम एंगल बन रहा है ओमेगा टी, बिकॉज दे आर इन सेम फेज। बताइए जी, क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. हाँ, आई नॉट और ई नॉट पर डिपेंड करता है ये। उसके बाद अगला आप नोट करेंगे एसी सर्किट। अगला नोट करें एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। ये वाला क्या था, ओनली अ रेसिस्टर। अगला नोट करेंगे, क्या बोल रहे हैं बताओ, कुछ डाउट है? हाँ ये तो खत्म है। अगला, हाँ इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। हाँ हाँ, ये ये ओम्स लॉ ही तो है। हाँ ये लिखना नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए मैंने बताया था कि जो ई नॉट है, यानी कि ये दोनों के दोनों सेम फेज में है, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ में सेम एंगल बना रहे हैं ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ओमेगा टी है और यहाँ पर भी ओमेगा टी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप इसको बोल दीजिए फेजर डायग्राम, फिगर बी फेजर डायग्राम ऑफ अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। फेजर डायग्राम ऑफ अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। नेक्स्ट नोट करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। AC circuit containing only an inductor.
अब एक ऐसा सर्किट जैसे यहाँ वाले इस वाले सर्किट में तो केवल रेसिस्टेंस था, अब जो अगला सर्किट देखेंगे उसमें केवल इंडक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस होगा कैपिटल एल। ठीक है, जब दो इंडक्टर लगे रहते हैं फेस टू फेस एक दूसरे के आमने सामने, तब जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एम, वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर तो केवल एक ही इंडक्टर कॉइल है, आप इसको कॉइल बोलिए, आप इसको इंडक्टर बोलिए या सोलेनॉइड बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका इंडक्टेंस होता है कैपिटल एल। जो इसका ईएमएफ है वो है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, फेजर डायग्राम में हमने सिर्फ ये दिखाया है कि करंट में और इसमें आपका वोल्टेज में, दोनों में किसी भी तरीके का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस नहीं होता। जहां पर करंट, जिस पॉइंट पर करंट मैक्सिमम जाएगी उसी पॉइंट पर आपका ईएमएफ मैक्सिमम जाएगा। ये देखो, इसी पॉइंट पर π/2 पर आपका ईएमएफ भी मैक्सिमम है और π/2 पर आपका करंट भी मैक्सिमम है। यहाँ पर आपका मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट आ रही है। और ये जो नीचे है, दोनों में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड का है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वोल्टेज हमेशा करंट से ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो वहां पर सिर्फ ये दिखाया है कि दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, एंगल का डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में होता है। समझ गए? हाँ, ठीक है। उसके बाद आप नोट करेंगे कि now let us consider that now let us consider that an alternating EMF is applied to an inductor as shown। ये ब्लडी सिविलियन का एक और एग्जांपल है। हाँ, ब्लडी सिविलियन का एक और एग्जांपल है। हाँ, वो सोच रहा है कि मैं बड़ा कूल लग रहा हूँ उससे कुछ, वो स्पार्क प्लग में थोड़ा सा गैप बढ़वा देते हैं ना। अच्छा, उससे भी होता है, वो स्पार्क प्लग का भी होता है फंडा कुछ। हाँ, मैंने जब ली थी तो मेरे से वो कह रहे थे कि आप इसका साइलेंसर चेंज कराओगे। मैंने कहा नहीं नहीं, जैसा है वैसे ही रहने दो। हाँ, मैंने कहा जैसा है वैसे ही रहने दो, इंसानों वाली चाहिए मेरे को। हाँ हाँ हाँ, हाँ, पता नहीं क्या क्या करवा लेते हैं उस पर वो खोपड़ी बनवा लेते हैं आगे, खोपड़ी बनवा लेते हैं उस स्केलेटन में। हाँ, वो बना लेते हैं, पीछे लिखवा लेते हैं बड़ा बड़ा डेविल, महाकाल डेविल, पता नहीं, बहुत बहुत सारी कुछ क्या क्या लिखा कल है। सर स्कूटी पे या कार पे? नहीं, कार पर नहीं, स्कूटी कार की बात नहीं है, वो जो मैं बुलेट की बात कर रहा था। अभी यहाँ से एक बुलेट निकल कर गई तो उससे आवाज ऐसी आ रही थी जैसे जैसे कोई गोलियां चला रहा हो। तो मैं वो बता रहा हूँ, तो उस पर लिखवा लेते हैं। स्कूटी पर तो वो लिखवाते हैं मॉम सेज नो रेस, उस पर ये लिखा रहता है पीछे। हाँ हाँ, डैड्स गिफ्ट, डैड्स गिफ्ट, एक और भी लिखा रहता है। पापा की तरह सर वो नहीं स्कूटी लिखा। पे तो सर त्यागी जाट पता नहीं क्या क्या लिखवाते हैं। वो सब कुछ अपना मतलब, वो क्या है कि वो क्या है कि मेरा मेरा सरनेम शर्मा है, तो मेरी बाइक का सरनेम भी शर्मा ही होगा, मैं उस पर भी शर्मा लिखवा लूं। ठीक है, वो पता नहीं अलग अलग ही चलता है। ये एक चीज और नई चली है आजकल, मैंने देखा है। नहीं सर नहीं वो नहीं, चलिए सर, माँ की दुआ बाप की रोड। हाँ, त्यागी बॉयज होता है, बॉय के आगे जेड लिखा रहता है। अच्छा, ये देखो, एक चीज और है, वो तुमने नोटिस पता नहीं करी होगी या नहीं।
माई नहीं होता, माई माई नहीं होता, MAH होता है। मा लाइफ, मा रूल, नहीं नहीं, मा रूल्स, रूल्स RULS है ना, मा लाइफ मा रूल्स। और उस पर क्या होता है, उस पर एक स्टिकर बना रहता है, एक लड़का टेढ़ा खड़ा होता है, हाथ में बेसबॉल का बैट लेके ऐसे झुक कर खड़ा रहता है ना। और जो उस पर लड़का बैठा रहता है ना, स्कूटी जो चला रहा होता है, उसका मैं बताता हूँ, उसका उसका जो स्टाइल होता है वो क्या होता है, यहाँ से साइड से, इधर से तो बाल होते नहीं, गंजा होता है, ठीक है। और जो बीच के बाल होते हैं उसको ऐसे खड़ा कर लेते हैं, और एक हाथ से स्कूटी, हाँ एक हाथ से स्कूटी चल रही होती है और दूसरे हाथ से ना बालों पर ऐसे ऐसे ऐसे, और गर्दन एक बार इधर एक बार उधर, ठीक है। हाँ हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही। और वो बीच में दो चार साल पहले वो फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, तो उसमें फिर एक चीज और आई थी कि साइड से तो गंजा होना है, लेकिन पीछे से लंबी सी चोटी चोटी छोड़ देनी एकदम से। तो वो स्कूटी पर जितने भी घूम रहे तो सारे अपने आप को बाजीराव ही समझ रहे थे। तो ये हाँ हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ चलता है। और उसमें जो है एक और भी वो चलता है कि वो टैटू, टैटू पूरे बाजू पर टैटू, ठीक है, गर्दन पर टैटू, गर्दन पर डमरू बना रहेगा शिव जी का, चाहे एक दिन भी शिव जी का व्रत ना रखा हो, लेकिन महाकाल और शिव जी के नाम का तो रुद्रा रुद्रा, तो वो बड़ा, ये आजकल बड़ा चल रहा है यार। ये बाइक वाले ने ना सारा मेरा रिदम खराब कर दिया। कुछ नहीं, सारे के सारे नशेड़ी होते हैं। चलिए देखिए, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर अरे ये बातें तो खत्म ही नहीं होंगी, ये फालतू की बातें हैं। चलिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन ढीगरा बड़ा एंजॉय कर रहा है, क्या हो गया, अपनी बात हो रही क्या। चलिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये L है। अब L की क्या प्रॉपर्टी है, देखिए जब रेसिस्टेंस होता है तो रेसिस्टेंस की हमने ये प्रॉपर्टी देखी है कि ये ओम्स लॉ फॉलो करता है, V इज इक्वल टू IR। इसी तरह से जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में हमने ये देखा था कि इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उसको हम बैक ईएमएफ भी बोल देते हैं। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, कि इट अपोजेस द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट बाय लेंज लॉ। तो लेंज लॉ में यही बताया गया था कि इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, अगर इसकी बात करूं मैं, अगर मान लीजिए ये ऐसे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऐसे डेवलप होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी यहाँ पर, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो नोट करें इसमें आप कि an induced EMF, an induced EMF an induced EMF minus L di by dt an induced EMF minus L di by dt is set up which opposes the applied EMF, is set up which opposes the applied EMF, is set up which opposes the applied EMF। अब हम ये कहेंगे कि नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा इस सर्किट में, therefore net EMF in this circuit, तो इस सर्किट में एक ईएमएफ तो ये हो गया जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने बैटरी लगाई यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ वाली जो हमने बैटरी लगाई, और दूसरा जो इसके अंदर इंडक्टेंस के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया वो जो बैक डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया। तो आप ये देखिएगा, ये हम कर चुके हैं लास्ट वाले चैप्टर में, हमने करा था कि इंडक्टर की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। माइनस का मतलब ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ विल बी, इसमें दो ही तो सोर्स हैं तो दोनों की वजह से ईएमएफ, यानी कि दोनों की वजह से वोल्टेज कितनी होगी, इसकी वोल्टेज ई और इसकी वोल्टेज माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ई प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब इट इज लाइक केवीएल में हम ये देखते हैं जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है सर्किट में वो कंजर्व रहता है, यानी कि उसका सबका सम जीरो के बराबर होता है। तो ई प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी,
यहां से मैं ये कह सकता हूँ E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, E की वैल्यू क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, मेरा टारगेट क्या है वो देखिए। हमारा टारगेट ये है कि हम हर एक में, जैसे मान लीजिए मैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस था, उसमें मैं ई लेकर चला और मैंने आई की वैल्यू डिराइव करी। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं ई लेकर चला और मैं यहाँ से आई की वैल्यू डिराइव करूंगा। कैसे करेंगे? आप ये देखिए, इस dt को इधर ले आओ, ये ऐसे हो जाएगा एल एल डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। अब एल डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब डी आई देखेंगे तो ये जो एल है ये इधर चला जाएगा, ये हो गया ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो अब आप यहाँ देख लो कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है आई और यहाँ पर वेरिएबल क्या है टी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आई निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। जब dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाता है। सिमिलरली जब di का करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ गया i। मैंने कोई लिमिट नहीं लिखी है कि मैं कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जनरल एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूँ। तो ई नॉट अपॉन एल तो हमारे लिए कांस्टेंट है, तो ई नॉट अपॉन एल तो एज इट इज आ गया। और साइन ओमेगा टी का, क्योंकि इसमें टी वाली टर्म आ रही है, इसका इंटीग्रल क्या होगा? साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। तो ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी। फिर फर्दर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके ओमेगा आ जाएगा, तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे अपॉन ओमेगा और प्लस कांस्टेंट माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। अब ये करने के बाद में हम ये कहेंगे कि जब मैं किसी एक पूरी कंप्लीट साइकिल की बात करता हूँ, मतलब मैं ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है मैं ये हटाना चाहता हूँ। हम जब भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक जनरल टर्म निकालना चाह रहा हूँ, तो जनरल टर्म के लिए मैं यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं लिया मैंने यहाँ पर, तो मैंने ये इनडेफिनेटली इंटीग्रेट करा है इसको। इनडेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ लास्ट में कांस्टेंट ऐड होता है, तो फिर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूँ। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो हम ये कहते हैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई एक वेवफॉर्म की बात कर लीजिए। अगर मैं एक साइन वेवफॉर्म की बात करता हूँ, एक करंट वेवफॉर्म की बात करता हूँ, तो हम ये कहते हैं ऐसे। अगर मान लीजिए ये आई है, अगर मान लीजिए ये आई की वेवफॉर्म है, तो करंट की वेवफॉर्म ऐसे ही होती है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो हम ये कहेंगे फॉर वन कंप्लीट साइकिल, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। मैं कहूंगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल नेट वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ये बताइए, क्योंकि आई जितना ऊपर उठा पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आई उतना ही है, तो अगर इसकी नेट वैल्यू निकालूंगा तो वो 0 आएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉस ओमेगा टी की। तो यहां से 0 से लेकर और 2 पाई तक, अगर 0 से 2 पाई तक की बात करते हैं, तो 0 से पाई तक, 0 से पाई तक जितनी वैल्यूज होंगी कॉस ओमेगा टी की, यानी कि कॉस थीटा की जितनी भी वैल्यूज होंगी 0 से पाई तक, सेम वही वैल्यू पाई से 2 पाई तक आएंगी। तो हम ये बोलेंगे कि नेट वैल्यू
ऑफ कॉस ओमेगा टी, ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं? 0 से पाई तक हमने कहा कि हम कोई भी 4 एंगल ले लेते हैं 0 से पाई के बीच के, कोई भी 4 एंगल ले लीजिए, उन 4 एंगल्स पर आप कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लो। उसी के रिस्पेक्टिवली आप 4 एंगल यहाँ पर ले लो, उस पर कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लो, और फिर सबको ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉस ओमेगा टी की भी नेट वैल्यू 0 ही आएगी। समझ गए? ठीक है। अब आप देखिए कि जब cos ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन पूरा 0, इसका मतलब ये करंट, तो करंट की नेट वैल्यू वो भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस कॉन्स्टेंट, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट भी 0 ही होगा। भाई इधर 0 है, इधर 0 है, कांस्टेंट में 0 ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 ही तो आ रहा है फिर। नहीं समझे? कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से कोई भी रैंडमली वैल्यू लेकर, मैंने एक साइकिल के लिए निकाला, आप आधी साइकिल के लिए निकालेंगे तो भी वैल्यू निकाल सकते हैं कांस्टेंट की। एक साइकिल के लिए क्यों निकाला? क्योंकि आसान है, हमने आसान वैल्यू ले ली कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, हाँ सब कुछ 0 है, हमने एक साइकिल के लिए निकाला। लेकिन जनरली अगर मैं देखूं तो हमारा ये टाइम के साथ चेंज होने वाली वैल्यूज हैं। मैंने एक साइकिल इस वजह से ली कि ताकि मेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए क्योंकि ना, अलग नहीं आएगी। उसमें क्या होगा, उसमें करंट की भी वैल्यू अलग आएगी, उसी के रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू भी अलग आएगी, तो इससे वो वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, कांस्टेंट तब भी 0 ही आएगा। आप कोई भी अलग अलग वैल्यूज लीजिए, कांस्टेंट आपका सेम आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये भी टी पर डिपेंड कर रहा है और आई तो टी पर डिपेंड करता ही है। समझ गए मेरी बात? नहीं, देखो ऐसा होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। यहाँ पर अगर मेरे से ये कहा जाए कि भाई m जो है वो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप ये कहें कि भाई मैं तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो आप उस लाइन पर लाई करने वाले, मान लीजिए एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है मान लीजिए 2,3, एक पॉइंट है मान लीजिए 4,5, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ना सी, इसकी वैल्यू सेम आएगी। वाई इंटरसेप्ट कहते हैं इस कांस्टेंट को, इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो उसी तरह से मैंने ये कांस्टेंट निकाला, और कांस्टेंट निकालने के लिए मैंने वैल्यू जानबूझकर, मैंने पूरी एक कंप्लीट साइकिल ली। तो कंप्लीट साइकिल में मैंने जानबूझकर इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि करंट की नेट वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस्ट की नेट वैल्यू 0, तो कांस्टेंट अपने आप आसानी से समझ में आ जाएगा कि 0 ही है। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। यस समझ रहे हैं? सर। अभिनव, ऐश्वर्या, एकांश, मिलन, यस सर। ठीक है। चलिए, तो यहां से कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल बोलिए, बल्कि इस ओमेगा को भी बाहर ले लो, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहता है कि कैसे भी करके आई वाला, अगर मैं एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ, मैं ई लेकर चलता हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जब मैं आई वाला एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ तो उसमें इधर कॉस ना आए, साइन आए, कॉस की वैल्यू ना आए, साइन की वैल्यू आए। ठीक है, और उसमें भी हम ये कोशिश करके चलेंगे कि हमारा ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव ना हो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि करंट जो है वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। वो अभी बताता हूँ, लीड करना है लैग करना क्या होता है। देखिए, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं ये जानता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो मैं इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमने तो ये बताया था कि ओमेगा टी को हम पॉजिटिव रखना चाहेंगे,
यहाँ तो ओमेगा टी नेगेटिव हो गया, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए सवाल यहाँ पर ये भी है, आप ये भी कह सकते थे सर पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी क्यों करा, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी कर देते, वो भी तो कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। ठीक, वो क्यों नहीं करा वो अभी आप समझ जाएंगे। बिल्कुल, मैं माइनस यहाँ पर कॉमन ले लूंगा तो बाहर वाला माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये पूरा अब मेरे लिए थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आएगा और इस माइनस को प्लस कर देगा। तो आई इज इक्वल टू हो गया ई नॉट अपॉन ओमेगा, कौन सा, इस पूरे को मैं एक्चुअली इस पूरे को एंगल बोल रहा हूँ, तो एंगल को थीटा बोल दिया। थीटा तो वैसे ओमेगा टी होता है सर, ठीक है, मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूँ कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, बल्कि इसको अभी आप कहें, इट इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, where I naught is equal to E naught upon omega L, I naught is equal to E naught upon omega L। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है भाई, हमारा जो शुरुआत में हमने ईएमएफ लिया था वो ईएमएफ क्या था, ईएमएफ था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने ये लिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने लिया, तो ई तो है हमारा, उसमें तो एंगल बन रहा है ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या है कि जो हमारा करंट है, जो हमारा करंट है वो बेचारा माइनस 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री पीछे रह गया, ओमेगा टी में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम, तो इसका मतलब करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ। लैगिंग बिहाइंड का मतलब होता है कि उसके पीछे रह जाना, ठीक है। तो करंट और उसमें कितना फेज डिफरेंस है, माइनस पाई बाई टू। अब फेज डिफरेंस होता है कि या तो करंट लैग कर रहा है और या फिर करंट लीड कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होता तो हम कहते कि करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग अहेड बाई पाई बाई टू। अब माइनस पाई बाई टू है तो मैं बोलूंगा करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाई पाई बाई टू। समझ गए, लीडिंग अहेड और लैगिंग का मतलब वो सिर्फ इस नेगेटिव और पॉजिटिव से समझ में आ जाएगा। अब इसका डायग्राम बना लीजिए। हाँ जी, क्योंकि ये तीनों तीनों जो टर्म्स हैं ये कांस्टेंट है, ई नॉट इसकी पीक वैल्यू है ना, और आई के आगे साइन वाला टर्म के आगे जो भी लिखा रहता है वो आई नॉट होता है, करंट की पीक वैल्यू। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं अभी एक चीज समझाना चाहूंगा। जैसे इससे पहले रेसिस्टेंस वाले में हमने क्या लिया था, ई नॉट अपॉन आर को आई नॉट ले लिया था, वो तो समझ में आ गया था क्योंकि वो तो ओम्स लॉ था। लेकिन यहाँ पर ये चीज समझ में ना आनी, ये ओमेगा एल का नहीं आ रहा ना समझ में, काश यहाँ पर आर होता तो मैं आई नॉट बोल देता। तो अभी ना एक नया कंसेप्ट बताऊंगा, वो ये होता है कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस में तो रेसिस्टेंस होता ही है, ओम्स होती है जिसकी यूनिट, कैपेसिटेंस भी कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता है और इंडक्टेंस भी कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो उसको रेसिस्टेंस ना बोलकर उसको इंपीडेंस बोल देते हैं। तो ये जो ओमेगा एल है ना, ये इंपीडेंस है, यूनिट इसकी भी ओम है, यूनिट इसकी भी ओम है। तो हम ये कहते हैं कि इंपीडेंस तो एक जनरल टर्म हो गई। इंपीडेंस जो है, रेसिस्टेंस में इंपीडेंस को रेसिस्टेंस ही बोलते हैं, लेकिन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम इंडक्टेंस बोल देते हैं इंडक्टर के केस में, और कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस बोल देते हैं। नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ। ओमेगा एल जो है ये वो है कि दुनिया का हर कंपोनेंट, चाहे वो इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, और एलईडी वो भी सिलेबस में अभी नहीं है, टर्म 1 में नहीं है, टर्म 2 में है, वो करेंगे हम। उन सब की कैपेसिटी होती है थोड़ा बहुत करंट कंज्यूम करने की, यानी कि थोड़ा बहुत वो रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। तो इंडक्टर जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसी को हम ओमेगा एल बोल देते हैं, ठीक है, उसी को हम ओमेगा एल बोल देते हैं।
और उस रेसिस्टेंस वाले टर्म को ही ना हम बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बोल देते हैं। ठीक, तो मैं अभी ये सारी चीजें नोट करवाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये कहें कि ये जो आई के आगे जो ये कांस्टेंट टर्म है साइन से पहले लिखी हुई, ये हमारा हमेशा आई नॉट ही होगा। तो आई नॉट हो गया ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब इसका एक तो मैं ई वर्सेस आई ग्राफ बनाऊंगा और दूसरा हम लेंगे इसका फेजर डायग्राम। तो देखिएगा भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को क्लियर है ये इतना? यस यस सर। सर। हाँ, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। अब इसमें लिखेंगे, thus in an inductive circuit the voltage is the voltage is ahead of current, the voltage is ahead of current by pi by 2, by pi by 2, or current lags behind the voltage by pi by 2, or current lags behind the voltage by pi by 2। ठीक, ग्राफ बनाएंगे। ई भी इधर और आई भी इधर। तो ई तो पहले वैसे ही बना लीजिए, क्योंकि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं वैसे ही लेकर चल रहा था जैसा मैंने उसमें लिया था रेसिस्टेंस वाले में। लेकिन जो करंट है, करंट पाई बाई टू पीछे रह गया। पाई बाई टू पीछे रहने का मतलब क्या है कि जो ईएमएफ है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट हो गई, वो पाई बाई टू पीछे रह गया। तो पाई बाई टू पीछे रहने का मतलब ये है कि जो हमारा करंट है, ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है? पाई बाई टू पर। मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू पर आ रही है ईएमएफ की। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी बताओ? देखिए, अगर मैं इसी वेव फॉर्म को पीछे की तरफ लूं, अगर हम इसी वेव फॉर्म को पीछे की तरफ लें तो ऐसे हो गया। तो वो है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग वैल्यू डालकर देखिए, ओमेगा टी मतलब थीटा है। तो अगर मान लीजिए ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो है, जैसे यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी मतलब थीटा हमारा जीरो है, तो इसका मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा? जीरो माइनस पाई बाई टू। अभी मैक्सिमम वैल्यू पर आ रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, ई के केस में यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है? वो एंगल जीरो है, ओमेगा टी जीरो है। तो अगर ओमेगा टी जीरो है तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू क्या होगा?
ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू हो गया ना, ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू कहाँ पर होगा, ये 0 है, ये 0 है, तो माइनस पाई बाई टू यहाँ होगा, माइनस पाई बाई टू यहाँ पर होगा, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी 0 पर। समझ गए, करंट की ये माइनस पाई बाई टू वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी 0 पर, जो 0 पर ये वाली वैल्यू थी इसकी। उसी तरीके से अगला देखो, ये मैंने ओमेगा टी 0 लिया, अगला क्या है ओमेगा टी पाई बाई टू। अगर मान लीजिए ओमेगा टी की वैल्यू ईएमएफ के केस में पाई बाई टू है, तो करंट के केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये क्या वैल्यू हो जाएगी, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, मतलब 0। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आई माइनस पाई बाई टू, और अगला जब ओमेगा टी यहां पर पाई बाई टू पर, पाई बाई टू जब ओमेगा टी पाई बाई टू था ईएमएफ के केस में, तो करंट के केस में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0। ये 0 हो गया, ये करंट की वेवफॉर्म बन रही है। करंट की वेवफॉर्म इसी तरीके से ऐसे चलती जाएगी आगे, इस तरह से। ठीक है, ये एक तरीका हो गया समझने का, दूसरा तरीका अभी बताता हूं। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ईएमएफ की वैल्यू से कम होती है, इस वजह से इसको थोड़ा छोटा बनाया है। यहाँ पर थोड़ा सा बराबर आ गया ये, तो इसको थोड़ा छोटा बना दीजिए ऐसे। हाँ हाँ, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, पहली बार में नहीं आएगा समझ में। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये मेंशन कर दीजिए, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखो, ये पीछे वाला हटा दीजिए। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो करंट है वो ईएमएफ से थोड़ा सा पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया, माइनस पाई बाई टू पीछे रह गया। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये वाली जो वैल्यू है करंट की, करंट में, करंट 0 पर कब आएगा, करंट 0 पर तब आएगा जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुकेगा। ठीक है, अच्छा, जब ये 0 पर था तो करंट कहाँ पर था, करंट माइनस पाई बाई टू वाली वैल्यू पर था। जब ईएमएफ हमारा यहाँ पर पहुंचा, पाई पर पहुंचा, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि वो माइनस पाई बाई टू पीछे रह गया, मतलब वो क्वार्टर वेवफॉर्म, वो क्वार्टर वेवफॉर्म पीछे रह गया। क्वार्टर वेवफॉर्म पीछे रहने का मतलब ये है कि वैसे तो वो 0 से ही स्टार्ट होता, वैसे तो वो 0 से स्टार्ट होता, लेकिन अब क्या है कि वो माइनस पाई बाई टू से स्टार्ट हो रहा है। नहीं आया समझ में अभी भी? हम्म? और क्या तरीका बताऊं इसका मैं, रुको एक मिनट, चलिए जी, और देखिए एक तरीका। अरे तुम तो समझ गए, रुक जाओ अभी भाई, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से समझते हैं। एक तरीका ये था, एक तरीका ऐसा बताता हूँ जो मुझे लगता है शायद सभी को आ जाएगा समझ में। देखो, किसी को भी, किसी भी बच्चे को अगर अब भी ना समझ में आए तो प्लीज बता देना मेरे को, क्योंकि ये समझ में आना जरूरी है। ये ई है और आई है, और इधर मैं ले रहा हूं ओमेगा टी। ठीक है, पहले मैंने ई बना दिया, तो ये ई हो गया 0 पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, और 2 पाई। हमारा ई था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई आया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो हमारा जो आई है ना, वो माइनस पाई बाई टू है, मतलब वो पाई बाई टू पीछे है, मतलब वो लेट है। सीधी बात ये समझ लीजिए कि वो लेट है। वो लेट है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो यहीं से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, लेकिन ये लेट है तो ये पाई बाई टू से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर हम घर से निकलने में लेट हैं, आप 5 बजे घर से निकले हो और मैं लेट हूँ, तो मैं 5 बजकर 5 मिनट पर घर से निकलूंगा, तो आपकी जर्नी तो इसी पॉइंट से स्टार्ट हो गई, लेकिन मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है।
इस तरह से हमारी ये वेवफॉर्म बनेगी। ठीक है, अच्छा अब इसको कंप्लीट करने के लिए मैं ये कहूंगा कि जब इस तरह से ये जा रही है तो पीछे से ऐसे आ रही होगी, तो ये होगी। समझ गए, क्योंकि करंट लेट है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, तो करंट लेट है, तो इसका मतलब जब ये तो 0 से ही स्टार्ट हो चुका, लेकिन ये π/2 से स्टार्ट होगा। कितना लेट है, π/2 तो लेट है, तो ये π/2 से स्टार्ट होगा। भाई मेरी जर्नी, आपकी जर्नी 5:0 पर स्टार्ट हुई, तो मेरी जर्नी 5:05 पर स्टार्ट हुई, मैं लेट स्टार्ट करा मैंने। बता दीजिए अभी सबको क्लियर है? अरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है भाई, बाकी बच्चे बता दीजिए। यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अच्छा अगला क्या देखें, टाइम ही कम बच रहा है। इसका फेजर डायग्राम और देख लो फटाफट बस, फेजर डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है। ये x है, ये y है, और ये y डैश। यहाँ पर y डैश क्यों बनाना पड़ रहा है अभी पता चल जाएगा। ये है हमारा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये एंगल बना रहा है यहाँ से ओमेगा टी, और जो करंट है वो इससे कितना पीछे है, वो करंट इससे 90 डिग्री पीछे रह गया। क्या, बहुत देर से देख रहा हूँ मैं तुम्हें, पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हो उसको, नहीं बताऊंगा मैं। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो ये उससे 90 डिग्री पीछे है, तो मतलब ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री बन जाएगा। तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाई 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पीछे है, बस ये है। हाँ दूसरे, हाँ क्वाड्रेंट में, दूसरे पीछे वाले क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो उन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, -π/2 का। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? हाँ आपको या तो ये बना लो या ये बना लो, ये दोनों एक ही तो है, दोनों एक ही, तो समझाने के लिए अलग बना दिया था। सर एक मिनट, अभी फेजर डायग्राम बना नहीं है। हाँ हाँ बना लो।